नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। All right, everyone. Hope I'm audible. Please confirm करें मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? Yes or no? Am I audible and visible to you all properly? Yes. Say yes or no. Okay. Wonderful. हाँ जी. So मेरी क्रिसमस को हम बहुत सालों तक मैरी क्रिसमस बोलते रहे. मैरी मैरी मैरी, क्योंकि अंग्रेजी आती नहीं थी तो मैरी का मतलब पता ही नहीं था. तो हमें 12th में किसी ने बोला था मैरी क्रिसमस, तो हमको लगता था मैरी क्रिसमस ही है. ठीक. तो फिर बहुत आई थिंक 2 साल बाद जान पाए, फिर 12th के 2 साल बाद जान पाए कि मेरी क्रिसमस होता है, वरना हम तो मैरी ही जानते थे. ठीक है. तो हमको नहीं पता था इसके बारे में ज़्यादा, स्पेलिंग वगैरह. हिंदी मीडियम के बच्चों का इनलाइटनमेंट बड़ा लेट होता है कई चीज़ों में. शब्द जानते हैं, स्पेलिंग पता नहीं होती है. ठीक है. मेरी क्रिसमस एवरीवन. कितने सवाल कर लिए सर हम लोगों ने? आई थिंक 154 155 तक हो गए थे. अच्छा, ठीक है. तो अब आते हैं और 156वां सवाल देखेंगे. देखिए, जब हम यहाँ रिमाइंडर शब्द का यूज करेंगे तो एक नंबर सिस्टम का रिमाइंडर होता है, वो संख्या होती है. अलजेब्रा में क्या होता है, वेरिएबल्स आ जाते हैं, बाकी प्रोसेस सेम होता है. तो जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक 2x स्क्वायर है माइनस 9x प्लस 14 अगर मैंने दे दिया और मुझसे पूछा गया कि भाई रिमाइंडर बता दो. अगर हम इसको x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पूरा विभाजन करिए. तो आप कहोगे सबसे पहले 2x लिखेंगे, तो यहाँ 2x स्क्वायर बनेगा माइनस 6x बनेगा. घटाएंगे 2x स्क्वायर कटेगा, यहाँ माइनस 3x आएगा, प्लस 14 आ जाएगा. फिर हम यहाँ पर माइनस 3 लिखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी माइनस 3x प्लस 9, और अब घटाओगे तो 5 आ जाएगा. तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 5. क्लियर है कि नहीं? यस यस और नो? तो आंसर कितना आ गया आपका? 5. 5 आपका उत्तर हो गया. कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, आगे बढ़े. डिवाइड ही करना सर, डिवाइड ही तो करना था. रिमाइंडर कैसे निकलता है? शेषफल. ये कार्य तो बचपन में आपने किया होगा ना. रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल. भाग करते हैं, जो बच जाता है इसी को बोलते हैं रिमाइंडर. तो जब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है तो हमें ऐसे भाग देना पड़ेगा. बस डिवाइड ही करना है, और कोई तरीका नहीं है. ठीक है. अब जैसे यहाँ एक शब्द का यूज किया गया एलसीएम. एलसीएम वही लघुत्तम समापवर्तक वाला है. फैक्टर पुट करने से आसानी से हो जाएगा. मैं उस पर वापस आ रहा हूँ. आई विल कम टू दैट. राइट, डोंट वरी अबाउट दैट. मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा अलग से. अब देखिए, यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट एलसीएम का है. अब फैक्टर थ्योरम में एक बात आपको मैंने सिखाई थी, अगर आपको ध्यान हो थोड़ी सी. कितने लोगों को ध्यान है कि हमने कहा था कि अगर x माइनस 3 किसी का भी फैक्टर है, लेट्स से मैंने कहा कि कोई एक्सप्रेशन दिया है, उसका x माइनस 3 एक फैक्टर है, तो आप क्या लिखते हो? x माइनस 3 इंटू दिस. यस और नो? तो जब x माइनस 3 फैक्टर होता है तो x माइनस 3 इंटू कुछ आता है, तभी फैक्टर होगा, बाहर आएगा ये. इसलिए x बराबर 3 रखने पे क्या होता है? ये शून्य हो जाता है. क्योंकि अगर x माइनस 3 फैक्टर है तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट के रूप में बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो 0 हो जाएगा. अच्छा, मान लेते हैं x माइनस 3 फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें बोल रहा है कि रिमाइंडर बताओ, यानी x माइनस 3 उसका फैक्टर नहीं है. लेकिन अगर हमने इसको इस तरीके से व्यक्त किया x माइनस 3 इंटू समथिंग, तो जाहिर सी बात है प्लस या माइनस समथिंग आएगा. क्योंकि अगर x माइनस 3 फैक्टर नहीं होगा तो ये डिवाइड नहीं होगा. लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि हम x माइनस 3 का एक हिस्सा बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये 0 नहीं बनेगा. अगर रिमाइंडर होगा तो प्लस माइनस में कुछ आ जाएगा, और जो ये प्लस माइनस में आएगा यही इसका रिमाइंडर होगा. यस और नो? तो इस केस में भी आपका रिमाइंडर निकल जाएगा, अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है कि x बराबर 3 रखने पे, चूंकि ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर होता तो ये न्यूमरेटर 0 दे देता, जो बचेगा वो रिमाइंडर ही होगा. क्योंकि हमने एक हिस्सा निकाल लिया है, जो x माइनस 3 का डायरेक्ट मल्टीपल है, उतना पार्ट मुझे 0 देगा, और जो बचेगा वही मेरा रिमाइंडर कहलाएगा. तो आप यहाँ पर x की वैल्यू को 3 रख सकते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन आपका है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, और यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वो रिमाइंडर आएगी. तो ये जो फैक्टर थ्योरम हम पढ़ते हैं, ये उसी का एक एक्सटेंशन है. इसको आप रिमाइंडर थ्योरम बोल सकते हैं कि x बराबर 3 रखेंगे, 3 3 9 दूनी 18, 18 माइनस आपका 9 3 27 बना, और प्लस 14 बन गया. राइट. तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 5. तो ये आपका आंसर है. बस एक गलती मत करिएगा, अपनी तरफ से कोई x मत रखिएगा.
कि हम x की वैल्यू, ये वो वेरिएबल वाला सवाल नहीं है कि यहाँ कुछ भी रख लो x की वैल्यू, ठीक है। हम न्यूमरेटर में x बराबर 3 रखेंगे, x माइनस 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, तो जो कुछ बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। और उसका कारण क्या है, बेसिकली आप कह रहे हो कि न्यूमरेटर को हमने ऐसे तोड़ा है, प्लस समथिंग बटे x माइनस 3। जब हमने ऐसे तोड़ा है तो एक पार्ट में x बराबर 3 रखने पे शून्य आ जाएगा, तो ये पार्ट कट जाएगा और ये पार्ट आपका रिमाइंडर के तौर पे बच जाएगा, जो कि यहाँ 5 के बराबर है, ठीक है। तो जिससे आप विभाजित कर रहे हो उसको 0 के बराबर जो वैल्यू करने से आ रही है उसको रखने से अगर 0 आया तो कट गया, 0 नहीं आया तो वो रिमाइंडर है। समझ में आया आपको, ठीक है। अब आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम में लिखा हुआ है कि आपको बताना है एलसीएम इस संख्या का क्या है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। तो अलजेब्रा में जब भी एलसीएम आपसे पूछा जाएगा तो दो बातों का ख्याल रखना है। जैसे यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन में कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं 12, 15, 20। तो जब हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स भी हैं और कुछ वेरिएबल एक्सप्रेशंस भी हैं तो आपको एलसीएम ऐसे निकालना है। आप एलसीएम 12, 15, 20 का अलग से निकालेंगे और आप एलसीएम ए स्क्वायर बी सी, ए बी सी और ए बी स्क्वायर सी का अलग से निकालेंगे। एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो संख्या, अगर नंबर्स की बात करें तो वो संख्या जो इन तीनों का मल्टीपल हो, तो 12, 15 और 20 तीनों का मल्टीपल 60 है, 60 इनका एलसीएम हो गया। तो वेरिएबल एक्सप्रेशन में एलसीएम कैसे निकलता है कि मैं वेरिएबल्स ऐसे लूंगा, ए बी सी 3 तरह के वेरिएबल है, लिख दिया मैंने। अब मुझे चाहिए कि भाई ए स्क्वायर, हाईएस्ट ए की पावर ए स्क्वायर है, तो ये नंबर जो मेरा एलसीएम होगा उसमें ए स्क्वायर होना चाहिए ताकि वो ए स्क्वायर को काट पाए। यस, ऐसे बी की हाईएस्ट पावर क्या है, बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर होना चाहिए। और यहाँ 20 ए बी सी स्क्वायर है 20 के साथ, और यहाँ सी स्क्वायर भी होना चाहिए। तो हमारा जो एलसीएम बनेगा वो 60 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा। एलसीएम में लोवेस्ट नहीं लेते हैं अनुज जी, कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से क्लियर करो। लोवेस्ट वैल्यू लेते हैं, बट हर एक नंबर का मल्टीपल होने के लिए मुझे सारे नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट पावर पकड़नी पड़ती है। लोवेस्ट नाम है, लोवेस्ट मल्टीपल लेना है, लेकिन वो लोवेस्ट मल्टीपल तीनों नंबर से डिवाइड होगा, इसलिए मुझे हर नंबर में जो पावर्स मौजूद हैं उनकी हाईएस्ट पकड़नी पड़ जाती है। 60 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का वीडियो देख के क्लियर कर लो अगर एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है तो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 158। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है दो संख्याओं का। एचसीएफ निकालते समय हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स देखते हैं। तो इसका जब फैक्टराइजेशन आप करने जाओगे तो ये बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू लिखी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 x माइनस 4 का होल स्क्वायर है। आप कहोगे ये इतना जल्दी कैसे लिखा, बच्चा कक्षा 10 का मामला है ये, कि एक संख्या दी है उसका फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर में तोड़ना, उसको लिखना, ये कार्य आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर इस चीज में तकलीफ है फैक्टराइजेशन में, तो आई डोंट थिंक किसी को फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। कक्षा 10 तुमने कैसे पास किया? फैक्टराइजेशन तो एक ऐसी चीज थी जो एक ही चीज तो सीखते थे हम 10th में, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये वैल्यू x माइनस 4 का होल स्क्वायर है। ये जो x क्यूब माइनस 64 है, इसको अगर आप लिखोगे तो एक तरफ बनेगा x माइनस 4, आगे फिर आपको पता है एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस 16 बनेगा, प्लस 4x बनेगा। तो यहां आप देखोगे अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो वो फैक्टर खोजना होता है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे और हाईएस्ट हो, तो वो फैक्टर यहाँ पर x माइनस 4 का है। x माइनस 4 आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो x माइनस 4 यहां भी है, x माइनस 4 यहां भी है, तो हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना सभी लोग, जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हो या आप एचसीएफ निकाल रहे हो, कोई भी x की वैल्यू एज्यूम करके एलसीएम एचसीएफ मत निकालना। कई बच्चे ये रॉन्ग ट्रिक सीखते हैं कि हम x की एक वैल्यू रख लेंगे, ऑप्शन में भी रख देंगे और निकाल लेंगे। जी नहीं, गलत आंसर भी इससे आ जाएंगे, क्योंकि ये वेरिएबल एक्सप्रेशन है और इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं वैल्यू रखने से, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आप गलत हो जाओगे अगर आप वैल्यू रख के सवाल को करोगे। तो ये कहीं कॉपी में लिख लेना कि एलसीएम एचसीएफ के एलजेब्रा के सवालों में एक्स की वैल्यू नहीं रखनी है, ये ध्यान रखना, वरना आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। कई जगहों पर सही भी रहेंगे, कई जगहों पर गलत रहेंगे, क्योंकि वो तरीका ही गलत है, राइट। तो 16/64 करने से अगर कहीं उत्तर 1/1/4 आ भी जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सही तरीका है डिवीजन करने का। 16/64 में 6 काटने से भी 1/4 आता है, बट क्या डिवीजन का सही तरीका है? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहां मुझे क्या मिलना चाहिए, 15/59 1/9 होना चाहिए, जो नहीं होता है। समझे कि नहीं? तो इस बात का ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 159। एलसीएम मुझे इन दोनों संख्याओं का निकालना है, दिस इंटू दिस। कैसे निकालें एलसीएम? तो आप हो गए 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, राइट। तो जरा इसका फैक्टराइजेशन करो यार, क्योंकि फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आपको ये वैल्यू बनेगी 4x स्क्वायर, 4 और 1 का गुणा -4 बना, तो इसको हम लिख सकते हैं -4x प्लस x माइनस 1। यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 4x प्लस 1,
इंटू एक्स माइनस वन। ये फैक्टराइजेशन हो गया पहले का। दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसका फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स, तो आपको एक्स कॉमन होगा, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, तो यहाँ पर एक्स कॉमन होगा और ये वैल्यू आपकी बनेगी एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब अगर आप एलसीएम लेने जाओगे तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मुझे हर डिफरेंट टर्म लेना है उसकी हाईएस्ट पावर के साथ। तो यहाँ पहली बात तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं है, तो एक्स भी आएगा, एक्स माइनस वन भी आएगा, फोर एक्स प्लस वन भी आएगा, और एक तरह से एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर भी आएगा। जैसे नंबर सिस्टम में नहीं कहते हैं कि दो नंबर्स अगर को प्राइम हो, है ना, तो सब लेते हैं, वैसे ही कहानी है, दो नंबर्स अगर को प्राइम है तो सब लेते हैं, लेना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। राइट, क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े, अगला सवाल 160वां सवाल देखिए, बहुत शानदार सवाल है। अल्फा बीटा गामा हमारे एक इक्वेशन के रूट्स हैं, वो इक्वेशन का नाम है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस 15 बराबर शून्य। तो इक्वेशन जिसका रूट अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा है, उस इक्वेशन का मुझे रूट बताना है। सबसे पहले तो ये इक्वेशन आपकी द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है। अब सवाल ये उठा कि अगर मुझे क्यूबिक इक्वेशन एग्जाम में, देखिए आइडियली क्यूबिक इक्वेशन आपके एग्जाम में नहीं आनी चाहिए, बट एसएससी ऐसा एग्जाम है जिनका कोई भरोसा नहीं है, कब ये कदम क्यूबिक में रख देंगे उसके लिए अलग से लिख के नहीं बताएंगे आपको, रख देंगे उनका मन करेगा जिस दिन। इसलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में आए तो हम घबरा जाएं। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन का कैसे फॉर्मेट होता है मैं लिख देता हूं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू शून्य। ये आपकी एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है ये? जनरल क्यूबिक इक्वेशन। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ लिखूंगा। जब एक क्यूबिक इक्वेशन होगी बेटा तो उसके तीन रूट्स होंगे, तो तीन रूट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा, और ये जो होता है इसको बोलते हैं गामा। गामा शब्द कभी सुने हो? गामा पहलवान तो सुने होगे ना, गामा, अल्फा बीटा गामा। कभी ग्रेटर नोएडा जाओ, वहां सेक्टर के नाम ही है अल्फा बीटा गामा जीटा थीटा, सारे ग्रीक वर्ड्स उन्होंने यूज कर लिए भैया। म्यू भी है, म्यू, सेक्टर का नाम है म्यू। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जीटा थीटा म्यू फाई वाई सब है वहां पर, जाई भी है, राइट, गामा रेज भी होती हैं। अच्छा, फिर तो तुमने सुना है गामा, है ना, गुड। हाँ जी, ईटा, हाँ, सब सारे सेक्टर में, तो वहां जाके कई बार मुझे लगता है यहीं रहना चाहिए मुझे, है ना, तो गणित का इलाका है पूरा। राइट, अल्फा बीटा गामा। तो देखो ये तीन रूट्स होते हैं। अब जब दो रूट्स होते थे बेटा, तो दो रूट के कॉम्बिनेशन में क्या क्या हो सकता था? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखो यहां हमने क्या किया, यहां हमने सिंगल सिंगल रूट को जोड़ दिया, यहां हमने दो रूट को एक साथ लिया, तो अल्फा इंटू बीटा बना, खत्म। यहां पता क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। दो रूट्स को अगर एक साथ लोगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या है? सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। यहां मामला यही खत्म हो गया था, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, रुक गए, क्योंकि दो एक साथ ले लिया तो कुछ बचा ही नहीं और। लेकिन यहां सम ऑफ रूट्स इंडिविजुअली, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, और फिर सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम। अब थ्री एट ए टाइम का एक ही कॉम्बिनेशन है। इसकी जो वैल्यू आपकी होती है ये होती है माइनस बी अपॉन ए। यहां से शुरू करेंगे, अगले टर्म पे जाएंगे, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेंगे, उसके आगे माइनस लगाएंगे, बी अपॉन ए, राइट। यहां पर आपकी वैल्यू आएगी सिंपली सी अपॉन ए, और यहां पर वैल्यू आपकी आएगी माइनस डी अपॉन ए। तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है इसमें, तो पहला माइनस होगा, दूसरे में प्लस हो जाएगा, तीसरे में फिर से माइनस हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? देयर इज ए पैटर्न। जब हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा, तो बहुत गौर से देखना, हमें यही रुकना पड़ा था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हुआ था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, केवल बराबर जीरो था। तो जब हमने अल्फा प्लस बीटा लिखा तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर वाले टर्म से एक आगे गए, हमने इसको माइनस बी बटा ए लिखा। फिर हमने टू एट ए टाइम लिया तो अल्फा इंटू बीटा के एक स्टेप और आगे गए और ये सी बटा ए हो गया। तो जब हम दो रूट्स को एक साथ ले रहे हैं तो चूंकि दो एक इवन नंबर होता है, इसके आगे साइन प्लस है, माइनस वन की पावर टू प्लस हो गया। जब हमने वन रूट एट ए टाइम लिया तो वन जो होता है वो ऑड नंबर होता है, तो माइनस वन की पावर वन माइनस वन होता है, तो इसलिए माइनस बी बटा ए। जब हमने तीन रूट्स को एक साथ लिया तो तीन क्या है? ऑड नंबर है, तो माइनस वन की पावर तीन माइनस वन बनेगा, इसलिए जब हम डी बाई ए लिख रहे हैं तो माइनस डी लिखा हमने। समझ में आया कि नहीं? ये मैं प्रोसेस आपको इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज अगर चार रूट भी आपको दे दें तो आप लिख पाओगे आप। मैं अगर आपको चार रूट्स दे दूं जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, राइट, लेकिन फिर भी मैं क्या समझा रहा हूं कि चीजों को अगर प्रोसेस बेस्ड हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है। जैसे यहाँ चार रूट्स होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, चार रूट लिख दिया हमने, एक रूट डेल्टा भी आ गया, इस साइन को बोलेंगे डेल्टा, राइट। तो ये होगा आपका माइनस बी बटा ए। लेकिन अब दो एट ए टाइम लेंगे तो मिलेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। कितने बनेंगे पता है आपको? 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, फिर
फिर क्या मिलेगा आपको? आपको अल्फा गामा मिलेगा, अल्फा गामा हो गया है, अल्फा डेल्टा मिलेगा, फिर आपको बीटा डेल्टा मिलेगा, राइट? क्लियर कि नहीं? काइंड ऑफ ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप 2 एट ए टाइम लोगे तो एक्चुअली में 4C2 के कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो बनते हैं 6 कॉम्बिनेशन, 6 लिखे हैं, 1 2 3 4 5, एक और है, बताओ कौन सा है? गामा बीटा है क्या? हाँ बीटा गामा होगा एक आपका, नहीं बीटा गामा हो चुका है, अल्फा गामा, अल्फा गामा, अल्फा गामा भी हो चुका है, एक बचा हुआ है गामा डेल्टा, गामा डेल्टा। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी C अपॉन ए, राइट, लाइक दैट। यहां इसकी जरूरत नहीं है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ यू नो द प्रोसेस यू कैन एटलीस्ट राइट इट फॉर एवरीथिंग, राइट? 4 की जरूरत नहीं, बट 3 वाला कम से कम समझ लो आप, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, फिर ये फिर ये फिर ये, क्योंकि पिछला जो सवाल है इसी पे बेस्ड है। कहाँ अगला सवाल, ये सवाल, तो ये आपको ध्यान नहीं देना है, इसको देखिए घबरा मत जाना, कई लोग घबरा जाएंगे, बट क्यूब वाला समझ लो, बिकॉज ये मुझे लग रहा है रीचेबल एसएससी कभी भी पूछ सकती है आप। अभी सवाल पे आता है, ये हमसे क्या कह रहा है कि मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, ये इस क्यूबिक इक्वेशन में बताओ तुम्हें क्या क्या पता है? तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, ये बनेगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो यहां पर बी है ही नहीं है, बी की वैल्यू 0 है। अगर एक्स क्यूब में क्यूबिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो जब मैं सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम लिखूंगा जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होता है, जो है ही नहीं 0 हो गया, पहली बात। फिर आप दो एक साथ जब लोगे तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टेकन 2 एट ए टाइम में आपकी वैल्यू होती है C बटा ए। C आपका एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ -4 है और A1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आई? -4 आई। 3 एट ए टाइम मैंने लिया तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बनेगा, ये आपका हो गया सिंपली D अपॉन ए, क्योंकि माइनस डी अपॉन ए, तो -15 आ जाएगा ये वैल्यू आपकी, फिर -15 आ गई, राइट? अंडरस्टूड? मैं लिख रहा हूँ यहाँ ये माइनस बी अपॉन ए है, ये C अपॉन ए है, और ये आपका माइनस डी अपॉन ए है। अब सवाल देखना बड़ा मजेदार है, सवाल कह रहा है कि मुझे वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा हूं, बीटा प्लस गामा हूं और गामा प्लस अल्फा हूं, राइट? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ क्या है यहां से? अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस गामा है, बीटा प्लस गामा क्या है? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो चुका है ना, तो बीटा प्लस गामा आपका माइनस अल्फा है, और गामा प्लस अल्फा क्या है आपका? माइनस बीटा के बराबर है। यस और नो? से यस और नो? यस, ये क्लियर हो गया? अब देखो यहां से मैं कुछ चीजें निकालने जा रहा हूं कि जो मेरी नई इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे। आप कहोगे नई इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स होंगे वो अभी भी शून्य होंगे, क्योंकि वो भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा माइनस साइन के साथ, लेकिन चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्य के बराबर है, तो मेरे सम ऑफ रूट्स नई इक्वेशन के शून्य रहेंगे। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं 2 एट ए टाइम, तो देखो सारे रूट्स अगर माइनस हो गए तो यहाँ अल्फा की जगह माइनस अल्फा, बीटा की जगह माइनस बीटा रखने से और गामा की जगह माइनस गामा रखने से ये चीज में कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट 2 एट ए टाइम, सम लिखना चाहिए मुझे। हमने लिया सम, हमने दो दो एक साथ ले लिया, तो वो जो ये वैल्यू आएगी ये सेम ही आएगी -4, क्योंकि ये इधर कुछ बदलेगा ही नहीं, ये वैल्यू -4 ही रहेगी। अब देखो जरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जिसको बोलेंगे लास्ट में, तो यहां प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका माइनस अल्फा बीटा गामा बन जाएगा, क्योंकि 3 बार माइनस है तो एक बार बच जाएगा, ये वैल्यू आपकी +15 के बराबर आ जाएगी। अब आप बताओ आपकी इक्वेशन में क्या बदलेगा? सम 2 एट ए टाइम नहीं बदला, सम ऑफ रूट्स नहीं बदला, आपका सिर्फ बदला प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो पहले -15 था अब +15 हो गया। तो पहले जहां +15 था वहां आपकी इक्वेशन में सिर्फ -15 आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हो गया बी। क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो -d से मिलते हैं, तो ये वैल्यू -d के बराबर है, तो हमारी d की वैल्यू -15 हो गई, तो ये हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। पहली इक्वेशन से नई जो क्यूबिक इक्वेशन है उसमें फर्क सिर्फ कांस्टेंट टर्म में आ रहा है कि वो प्लस की जगह माइनस हो गया। प्रोडक्ट ऑल एट ए टाइम, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो यहां जब प्रोडक्ट लोगे तो माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा का प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनस अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -15 है, तो ये वैल्यू +15 हो गई। तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म में साइन इंटरचेंज हुआ, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। इस सवाल को आप स्टैंडर्ड सवाल की तरह ट्रीट करो, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में टपक सकता है, और एक बार देख के जाओ कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, देन इजीली आप करोगे इस सवाल को बिना किसी खास चैलेंज के, क्योंकि चूंकि सम ऑफ रूट्स 0 है, क्योंकि सम ऑफ रूट्स 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो इस नई इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स भी 0 होंगे, नई इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स भी क्या होंगे? शून्य होंगे। जब आप दो एक साथ लोगे तो जो वो पहले था वो अभी भी रहेगा, क्योंकि यहां सारे रूट्स में माइनस का साइन लग गया है। अगर आप दो रूट्स को एक साथ लें और दो सब में माइनस का साइन ऐड भी कर दें दोनों में, तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस कंबाइन होकर प्लस हो जाएंगे। तो यहां सम 2 एट ए टाइम सेम आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के बराबर ही आएगा। तो ये वैल्यू पहले क्या थी? -4, अभी -4 हो गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि दोनों तीनों नेगेटिव हो गए हैं और तीनों का प्रोडक्ट करूंगा तो एक माइनस बचेगा,
तो वो वैल्यू अब अल्फा बीटा गामा ना होकर माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा हो गई। पहले अल्फा बीटा गामा -15 के बराबर था, अब मेरी वैल्यू +15 के बराबर है। राइट, समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया आप? चकाचक। हाँ जी, जिन्हें कम समझ में आया है घर जाके एक बार क्यूबिक इक्वेशन को तमीज से दोबारा देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ग्रास्प करने में दिक्कत हो सकती है, क्यूबिक आपने पहले पढ़ा नहीं है। एग्जाम में इसके आने की संभावना मात्र 1% की है, बट 1% भी मेरे ख्याल से बड़ी संभावना है। ठीक है, ये मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको धोखा ना हो। क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी आप थोड़ा सा जान के जाएं। 1% बहुत बड़ी चीज होती है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, है कि नहीं? समझे कि नहीं? 1% इज ए बिग थिंग ना। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें सक्सेस रेट तो 1% भी नहीं है, अभी कर रहे हो ना, फिर 0.3% का सक्सेस रेट है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यू बिलीव इन 0.3%, then 1% is a very big number यार। ठीक है, you have to prepare for that. If you want to be in 0.3%, then if something has 1% chance, we must prepare for sure. एक एक्सप्रेशन आया कि बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 16 + x² की। 16 + x² की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 16 ही होगी। क्यों? क्योंकि x² जो होता है ना बेटा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही होगा। हम 0 से बड़ा ले लेंगे तो मिनिमम नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। मिनिमम चाहिए तो x की वैल्यू 0 रखो, ये हो गया। ठीक है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, जहां चीजें सीधे दिखेंगी वहां सीधे। अब इसमें भी मत लग जाना कि -d/4 निकालेंगे, ऐसा मत करो। पहली इक्वेशन से भी तो आंसर आ सकता है। कैसे आ जाएगा? कैसी बात कर रहे हो आप? कौन सी पहली इक्वेशन से आंसर आ जाएगा? मैं अभी आऊंगा उस पे बात अभी अलग से करेंगे, थोड़ा वेट करिए डॉली जी, क्योंकि उसके लिए मुझे कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा आपको पहले। आई विल कम टू दैट, चिंता ना करें। ऑलराइट, 162 साल देखिए, मैं आपकी बात समझ गया, वो भी थोड़ा सा रोक रखा है मैंने। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में वो फाइनल टच होगा मेरा कि कैसे करना है। वेट फॉर दैट। कह रहा है x/y की वैल्यू बताओ कब, जब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही हो इसकी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू को समझते हैं। 7 में आपने कुछ घटाया है, ये मैं बोल रहा हूं कुछ घटाया क्योंकि भैया कोई स्क्वायर है तो घटाया ही है। आप चाह रहे हो कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। मैक्सिमम तभी होगी क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर किसी भी नंबर का 0 या 0 से बड़ा होता है। मैं चाहता हूं ये मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम तब होगा जब मैं कुछ ना घटाऊं, 0 घटाऊं, क्योंकि या तो वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। और 0 से बड़ा नहीं घटाऊंगा, मैं 0 घटा दूंगा, तो मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप कहोगे कि जब ये वैल्यू मेरी 0 होगी, 4x - 3y जब 0 होगा, तब ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा। x/y की वैल्यू मुझे क्या चाहिए? 3/4, सी ऑप्शन। लॉजिक समझ में आ रहा है? लेस देन 0 नहीं हो सकता। बोली डिमिर कौन है भाई ये लड़का? आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? लेस देन 0 नहीं हो सकता, ये पूछ रहे हो या बता रहे हो? क्योंकि अगर आप पूछ रहे हो फिर ये सवाल है, अगर आप बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम के लिए नहीं, मिनिमम यहां नहीं मिलेगा आपको सबरे साहब। जहां मैक्सिमम एडजस्ट करेगा वहां मिनिमम एडजस्ट नहीं करेगा, एडजस्ट नहीं करेगा। क्योंकि मिनिमा क्या है भाई, आप एक्स की वैल्यू को इतना बड़ा रख दो तो वो बहुत बड़ा निगेटिव बन जाएगा। और साथ में से अगर आप बहुत बड़ा निगेटिव घटा रहे हो तो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स -इंफिनिटी। नहीं, 7+ होता तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाते ना सर। साधना जी कैसे सॉल्व करते आप? आपने अगर 7+ कर दिया और आप मुझसे मैक्सिमम पूछ रहे हो। अब एक स्क्वायर जो है बहुत बड़ी वैल्यू ले सकता है, मैक्सिमम कैसे निकालोगे आप? मैक्सिमम विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। आप कहोगे एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू रखेंगे हम, वाई की वैल्यू छोटी सी रखेंगे, तो ये ब्रैकेट बहुत बड़ा सा होगा, उसका स्क्वायर होगा तो और बड़ा होगा, जोड़ देंगे तो और बहुत बड़ा होगा, बड़ा 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 इंफिनिटी। तो यूजुअली आप देखोगे कि जब आपके सवाल में मिनिमा मैक्सिमा का सवाल आपके एग्जाम में आएगा, इट्स नॉट लाइक आईआईटी जेई। आईआईटी जेई की तैयारी में क्या होता है कि वहां पढ़ाया जाता है कि ऐसे कुछ फंक्शन है, ये आपका लोकल मिनिमा कहते हैं इसको, कि ये लोकल मिनिमा है, कि बहुत सारे मिनिमा होते हैं वहाँ, और ये लोकल मैक्सिमा, वहाँ मैक्सिमा भी होता है। इस तरह का फंक्शन आपको नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, इसकी टेंशन ना लो। आपके पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन होगा जिसमें या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, दोनों होंगे ही नहीं। ठीक है, दोनों नहीं होंगे, क्योंकि वो जो एनालिसिस है जहां पर बहुत सारे मिन मैक्स बनते हैं वो कैलकुलस है भैया, डिफरेंशियल कैलकुलस, वो आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ जी, तो यू विल हैव वेरी सिंपलिस्टिक केस। अगर मैक्सिमा बोलेगा तो मैक्सिमा होगा, मिनिमा नहीं होगा फिर उसका। और आप चेक भी कर सकते हो, मतलब इट्स नॉट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने पूछा, मैंने बता दिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक में या तो मिन होगा या मैक्स होगा। ऑब्वियसली भैया तुमको मैंने बताया है ग्राफ ऐसे बनता है, कल ही दिखा दिया। तो या तो भैया ये खाई है और या तो पहाड़ है, चोटी है। हाँ जी, बट दैट इज क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंड दिस। मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक पढ़ाया वो एक वेरिएबल में पढ़ाया है, दो वेरिएबल में नहीं पढ़ाया है। समझे कि नहीं? बट ये दो वेरिएबल है यहाँ पर।
राइट। तो आपको जो मैंने ग्राफ पढ़ाया है वो 2 वेरिएबल के क्वाड्रेटिक का नहीं पढ़ाया है, 1 वेरिएबल क्वाड्रेटिक, क्योंकि वही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, अल्फा बीटा वाला वही है। अब एक्सप्रेशन में दे कैन टेक ए लिबर्टी एंड गिव समथिंग लाइक दैट, तो आप उसमें लॉजिक लगा सकते हो। जैसे यहां पर आप -d/4a नहीं लगाएंगे, लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर जो -d/4a का फॉर्मूला मैंने तुमको पढ़ाया है वो किसके लिए पढ़ाया है, वो एक सिंगल वेरिएबल है ना हमारा, x में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसके लिए है। यहां आप देख लो ना यार, दिख रहा है साफ साफ के साथ में कुछ घट रहा है और वो भी स्क्वायर में है, तो वो घटेगा तो 0 घटा दो बस, तो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए सवाल देखिए, अब यहां पर आपका सिंपल एक वेरिएबल है 6x² -24x + 41। अब यहां हर काम कर सकते हो तुम, हर काम करने का मतलब है आप इसे -d/4a लगा सकते हो, बट यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना आसान है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो आपको 6 कॉमन लेंगे तो बनेगा x² - 4x। अब आप कहते हैं काश यहां 4 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, बट ये 4 होने का मतलब है मैंने इसमें से 24 खींच के इसको दे दिया, 6 चौके 24, तो यहां कितना बचेगा 17। अब ये वैल्यू हो गई 6 × x - 2 का होल स्क्वायर + 17। अगर मुझे इसका न्यूनतम मान चाहिए तो 17 में कुछ जुड़ा है, कम से कम जोड़ूंगा तो न्यूनतम होगा, क्योंकि 17 तो खुद फिक्स है ना, ये बदल रहा है, ये वेरिएबल है, तो मैं चाहूंगा 17 में कम से कम जुड़े। अगर मैं 17 में कम से कम जोड़ूंगा, क्योंकि ये जुड़ ही रहा है भैया, x - 2 का होल स्क्वायर 0 है, 0 से बड़ा होगा, तो अगर मुझे कम से कम जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, मैं x को 2 रख के इसको 0 बना दूंगा, तो भैया आंसर मेरा हो गया 17, ये ऑप्शन। x = 2 पर मिनिमम होगा और वो मिनिमम 17 होगा, क्योंकि 17 प्लस जो कुछ लिखा हुआ है मैं उसको शून्य बना दूंगा x = 2 करके, क्योंकि अगर मैं उसको शून्य नहीं बनाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो 17 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो मिनिमम नहीं रहेगा तुम्हारा, मिनिमम से ज्यादा हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही, पल्ले पड़ी कि नहीं? ऑलराइट, पल्ले पड़ी बात कि नहीं भाई? हाँ जी, तो इंटरैक्ट करना शुरू करिए सवालों से, तो बहुत आसान चीज है, मुश्किल नहीं है ये। दिख रहा है ना मिनिमम, कैसे दिख रहा है कि 17 में अगर 6 × x - 2 का होल स्क्वायर ऐड हो रहा है तो वो वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या शून्य होगी, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है रियल नंबर्स के लिए। और जब हमसे मिन और मैक्स पूछा जाता है तो वो रियल वैल्यूज के लिए पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मिन मैक्स की बात नहीं करते हम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ आपसे कुछ मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात की जा रही है। देखो आप यहाँ लिखिए 14 माइनस कॉमन लीजिए, ये बनेगा x² + 6x। और से देखिएगा ये 2 × 3 2x × 3 है, तो यहाँ मुझे अगर 3 का स्क्वायर मिल जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ 3 स्क्वायर देने का मतलब है माइनस के साथ मैंने 3 स्क्वायर दिया, तो मैं प्लस के साथ 3 स्क्वायर जोड़ दूंगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो ये जो इक्वेशन हो गई ये हो गई 14 और 9 23, 23 - x + 2 का होल x + 3 का होल स्क्वायर। अब गौर से देखिए, आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, 23 में पक्का कुछ ना कुछ घटेगा, क्योंकि x + 3 का होल स्क्वायर 0 या पॉजिटिव होगा, तो अगर 0 नहीं लोगे तो कुछ ना कुछ घटेगा, तो क्या ये मैक्सिमम रह जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे ब्रैकेट को 0 बना दूंगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा। मैं क्यों चाहूंगा 0 से बड़ा घटे, क्योंकि तब तो वैल्यू मैक्सिमम नहीं रहेगी, मैक्सिमम तब होगी जब ये ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाए। तो x = -3 पे मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है 23, बी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है। तो अगर पिछला नहीं समझ में आया होगा तो ये समझ में आया होगा। हाँ जी, ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है 11 - x × 3 - x। आपको मैंने कुछ बताया था, देखिए ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग का फायदा कहाँ है, आपको पता है अगर मैं इस ग्राफ को बनाने जाऊंगा तो x और x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव में x² देगा, यानी ये पैराबोला पक्का ऐसे है, यानी मिनिमम है। पहली बात तो ये वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप इसी एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कर दो तो एक तो x = 3 आएगा और एक x = 11 आएगा, तो यही दोनों रूट्स कहलाते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूं और एग्जैक्टली इसके बीच में आपका मिनिमम अगर करेगा x = 7 पे, 11 3 14/2 7, याद है ये बात कि नहीं, भूल गए? नहीं याद है? अब x = 7 यहां रख लो बस, x = 7 रखोगे तो पता है क्या मिलेगा आपको, 11 - 7, और यहां पर मिलेगा 3 - 7 -16, यही आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई डी। आप इस सवाल को घर पे दो और तरीके से करना। एक अप्रोच आप लगाना परफेक्ट स्क्वायर वाली, परफेक्ट स्क्वायर बना के देखना। दूसरा आप इस सवाल को -d/4a से करना और मैच करना कि क्या उत्तर -16 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आएगा। तो ग्राफ का फायदा आपको अब नजर आएगा।
आया कि नहीं आया, कि वो ग्राफिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उसका क्विक फायदा यहाँ पर है। यहाँ पर जब मैं मिनिमा सोच रहा हूँ तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना है। यहाँ तो सब दिख रहा है मुझे कि 2 रूट्स दिख रहे हैं, अगर मैं 0 के बराबर करूँ तो मिनिमा कहाँ होता है, उनके बीच की वैल्यू पे होता है, तो वो 7 पे होगा। 3 + 11/2, 11 3 14/2 7 हो गया, 7 पे मिनिमम होगा, एक्स की वैल्यू 7 रख दो यहाँ पर। एक्स की वैल्यू 7 अगर रखेंगे तो 4 × -4 क्या बनेगा, -16। क्लियर है कि नहीं? यस, मेक सेंस? ठीक है। अगला एक्सप्रेशन कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो क्या होगी। x² + 1/x² - 3। ओके, एक ओके। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी सिखा रहा हूं, उसको गौर से देखिएगा कि जब भी आपके पास x + 1/x हो और x आपका पॉजिटिव नंबर हो तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ग्रेटर देन = 2 होगा। ये पढ़ा चुका हूं कि रियल नंबर्स में रूट्स तभी होते हैं जब 2 से बड़ा हो या बराबर हो, और x + 1/x हमेशा लेस देन = -2 होगा अगर आपका x नेगेटिव हो। ये बात ध्यान रखिएगा बस आज के बाद। अब अगर मुझसे एक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो मैं बात कर रहा हूं x² + 1/x² - 3 की। अगर मैं इसको देखूं, और देखो मिन मैक्स में फिर से बोल रहा हूं कि आप रियल नंबर्स के लिए निकालते हो, मिन मैक्स कॉम्प्लेक्स नंबर में होता ही नहीं है, तो हम x को यहां रियल नंबर इमीडिएटली मानेंगे जैसे हमसे मिन या मैक्स कुछ भी पूछेगा तो। अब x² + 1/x² को अगर आप गौर से देखो तो एक संख्या है और उसका उल्टा है। यहां भी क्या है, एक संख्या है और उसका उल्टा। इसको ऐसे मत देखना कि ये x² हो गया, यहां तो सर x लिखा हुआ है, नहीं, इसका सिंपल सा मतलब है एक संख्या है और उसी का रेसिप्रोकल है, दोनों को जोड़ दिया मैंने। क्या ये पॉजिटिव है x²? यस, रियल नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, कोई शंका ही नहीं। तो ये पॉजिटिव प्लस उसका रेसिप्रोकल हो गया। ये पार्ट हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। आप मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये 2 या 2 से बड़ा होगा, ये -3 है, तो क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन = -1 आएगी या नहीं आएगी? यस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्सप्रेशन है ये -1 से बड़ा या बराबर होगा। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी? -1। तो ये ख्याल रखना है आपको कि कोई भी रियल संख्या और उसका रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा अगर हमने जोड़ा और वो संख्या अगर धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो उनका सम 2 या 2 से बड़ा आएगा। कोई संख्या और उसका रेसिप्रोकल अगर वो संख्या नेगेटिव है तो वो वैल्यू आपकी क्या आएगी? -2 से छोटी आएगी। यहां हम गए, हमने कहा x² + 1/x² है संख्या और उसका रेसिप्रोकल जोड़ा, ये पक्का 2 या 2 से बड़ा होगा। तो ये अगर 2 से बड़ा होना है और -3 कर रहे हैं तो भैया जो ये नेट रिजल्ट है ये -1 से बड़ा ही आएगा या बराबर आएगा। तो मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान क्या हो गया? -1। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका न्यूनतम मान 2 है, -3 घटा दो, -1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसको गौर से देखिएगा। अगर आप ब्रैकेट देखोगे, ये वाला ध्यान से देखिएगा और ये वाला, राइट, अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आप देखोगे तो आपको ये चीज तुरंत समझ में आ जाएगी कि ये संख्या ऐसी कुछ है, x + 1/x है कि नहीं है? इधर 2 - a² है। और ये बताओ, रूट के बाहर कभी नेगेटिव आता है क्या? नहीं, रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव या 0 होगा। किसी भी संख्या का जो स्क्वायर रूट होता है वो ग्रेटर देन = 0 होता है, कभी नेगेटिव बाहर नहीं आता है। मैंने आपको कभी ना कभी पढ़ाते पढ़ाते रूट का ग्राफ भी एक बार दिखाया है, मुझे याद है, कि अगर आप रूट को प्लॉट करोगे y = √x फंक्शन को, तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। मतलब इनपुट भी पॉजिटिव, आउटपुट भी पॉजिटिव। इनपुट 0 तो आउटपुट 0। नेगेटिव का ना इनपुट में संभावना है ना आउटपुट में संभावना है। रूट फंक्शन ऐसा होता है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब इसको कैसे समझेंगे कि भाई x पक्का मेरे लिए क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और अगर x पॉजिटिव हो गया तो आप कहोगे LHS आपका 2 या 2 से बड़ा होगा, क्योंकि एक संख्या और उसका रेसिप्रोकल उल्टा। ये 2 या 2 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? यस। राइट साइड में आप 2 में a² घटा रहे हैं, तो अगर 2 में a² घटेगा, बोले डी मेरे जी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करनी है हमें। मैंने क्या बोला आपको? वी एसएससी के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है कि हम आयोटा की बात करें, नहीं करना है। आपको आता भी है तो भूल जाइए, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि रियल नंबर का स्क्वायर रूट तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसके अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू या 0 जाए, दैट्स इट। आयोटा पायोटा आपके सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़ दो, ठीक है। इसको देखो, x + 1/x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। राइट साइड में 2 में मैं a² घटा रहा हूं, अगर मैं a² घटा रहा हूं तो a² का कोई ना कोई या तो धनात्मक मान होगा या शून्य होगा। अगर शून्य घटेगा तो 2 आएगा, और अगर कोई धनात्मक मान होगा तो भैया वैल्यू 2 से छोटी हो जाएगी।
अब आप कह रहे हो कि यार ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब जरा इन दोनों पार्टियों को देखो, ये पार्टी कह रही है कि मैं 2 या 2 से बड़ा हूं, ये पार्टी कह रही है मैं 2 या 2 से छोटा हूं। बताइए, अगर इनके बीच में इक्वल का सिंबल लगा है तो कोई शंका है आपको कि ये भी 2 है और ये भी 2 है? और कोई चारा ही नहीं है। ये अगर दोनों बराबर है तो वो बराबर सिर्फ तभी हो सकते हैं जब दोनों 2 2 हो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता। वो अगर वो 2 से बड़ा हो गया तो वो राइट साइड के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। तो लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि मैं 2 या 2 से बड़ा हूं, राइट साइड कह रहा है मैं 2 या 2 से छोटा हूं। तो बराबर तभी हो सकते हैं दोनों 2। तो यानी ये क्लियर होगा, दोनों 2 के बराबर है। अब अगर ये 2 के बराबर है तो यहां जाओ, आप कहोगे ए की वैल्यू जब 0 होगी तभी ये वैल्यू 2 के बराबर हो सकती है। अब बस एक काम आपको करना पड़ेगा अभी भी, ये नहीं कि ए बराबर 0 करके आपने कहा कि हाँ एक मान संभव है। ये बात सही कि एक ही मान संभव है, 0, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके कोई कांड ना कर रहा हो। ऐसा ना हो कि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ए को 0 रखा और पता लगा रूट के अंदर नेगेटिव हो गया। भाई लेफ्ट हैंड साइड भी तो मेरा 2 बनना चाहिए ना इस वैल्यू पे, तो वो चेक करना पड़ेगा मुझे। अगर उधर कोई वायलेशन है तो हम कहेंगे भैया कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये उधर बाकायदा चल गया तो हम कहेंगे एक वैल्यू पॉसिबल है, ए बराबर 0। लेकिन एक ही पॉसिबल है क्योंकि राइट साइड में सिर्फ ए बराबर 0 पर वैल्यू मेरी 2 हो सकती है। तो वैल्यू एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट हो सकता है एक भी ना हो। तो हम ए बराबर 0 को लेफ्ट हैंड साइड में जाकर रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। इसको देखते हैं। आपको अगर मैंने ए को 0 रखा तो 0 0 1 आया, तो भैया मामला ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड भी ए बराबर 0 पे 2 बन रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए बराबर 0, यानी एक मान संभव है। क्लियर है कि नहीं? यस बोलो, हाँ समझ में आ गया। ठीक है, इसका कारण मैं बता रहा हूं। देखो लेफ्ट हैंड साइड 2 दो वैल्यूज पे है। आप ए की वैल्यू को -1 रखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 दो वैल्यूज पे है, -1 पे भी है। ए की वैल्यू आप -1 रखो तो लेफ्ट हैंड साइड तब भी 2 बन जाएगा। लेकिन क्या हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड 2 बनाना है? हमें भैया लेफ्ट और राइट दोनों 2 बनाने हैं एक साथ। इसलिए मैंने कहा राइट हैंड साइड 2 सिर्फ ए बराबर 0 पर बन सकता है। क्लियर है कि नहीं? हाँ, ए बराबर 1 बोल दो, -1 गलत बोल रहा हूं, ए बराबर -1 गलत बोल रहा हूं, ए बराबर 1 पे। लेकिन ए बराबर 1 मुझे चेक क्यों नहीं करना है, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि राइट हैंड साइड सिर्फ ए बराबर 0 पर 2 है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले चेक क्यों करूंगा? जहां से 2 रूट्स आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, 2 रूट्स आएंगे उसके, हम उधर चेक करेंगे ही नहीं। पहले हम राइट हैंड साइड चेक करेंगे। भैया ए की वैल्यू आई ए बराबर 0, तो उसी को बस लेफ्ट हैंड साइड में जाकर रख के चेक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के पास 75 वैल्यू हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब राइट हैंड साइड 2 सिर्फ ए बराबर 0 पर हो रहा है तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ए बराबर 0 पे लेफ्ट हैंड साइड 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस नहीं हो रहा होता तो हम कहते कोई मान संभव नहीं, हो रहा है तो हो रहा है। अब उसकी एक और वैल्यू निकाल के कोई फायदा नहीं है। अब ए बराबर 1 निकाल भी लो, राइट हैंड साइड में रखोगे क्या? कैसे रखोगे? 2 - 1 1 हो जाएगा। अब राइट साइड 1 हो गया, लेफ्ट साइड 2 बैठा है, बैठे रहो। इक्वेशन कहां से बनेगी? समझे कि नहीं? 168वां सवाल देखिए, और यहां मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई हमारा 8 है, तो मुझे x और y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, राइट? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x एंड y, राइट? सो अगर मेरा x प्लस वाई 8 है और मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कहूंगा मैं x को 0 ले लूं और y को 8 ले लूं, क्या मैक्सिमम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट शून्य बन जाएगा, राइट? मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं यहां पर x प्लस वाई 8 लेना है, मैं यहां पर अब x इंटू वाई लिखूंगा, यहां मैं x लिख रहा हूं, यहां y लिख रहा हूं। मैंने इसको 0 लिया, इसको 8 लिया, तो 0 बनेगा। नेचुरली मैक्सिमम नहीं है। आपको इससे बढ़िया तो 1 और 7 ले लो ना सर, 8 बनेगा और यहाँ 7 तो बना कम से कम, 0 थोड़ा ना। अच्छा ये बताओ, किसी भी वैल्यू को मैं नेगेटिव ले सकता हूँ क्या? टोटल पॉजिटिव है, तो अगर मैंने एक नेगेटिव वैल्यू मान ले लिया -1 और ये 9 बना, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ अगर पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी है तो मैं नेगेटिव क्यों लूंगा? तो अब आप कहोगे चलो पॉजिटिव नंबर्स में चेक करते हैं भाई कहाँ बात बन रही है हमारी। तो आप कहोगे 1 7 लिया, 7 आ गया, 2 6 लिया, 12 आ गया, 3 5 लिया, 15 आ गया। जैसे से आप देखो एक्स और वाई के बीच का अंतर कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। 4 4 लिया, 16 आया, उसके बाद 5 3 हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू क्या होगी? उल्टी रिपीट होगी, एंड ये वैल्यू छोटी ही आएगी। तो मैक्सिमम कब आया? जब एक्स और वाई बराबर हो गए। तो जब x प्लस वाई आपको कभी भी दिया जाए, पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है आपको, तो x इंटू वाई मैक्सिमम कब होगा? जब x और y बराबर होंगे। ये बात का आप ख्याल रखेंगे, when x will be equal to y। तो यहां पर आंसर क्या है आपका? 16।
ठीक है, समझ में आएगा नहीं? मेक सेंस? ठीक, क्लियर है कि नहीं? इस सवाल की तरफ अभी नजर ना दौड़ाओ, ठीक है, इसके बारे में भी बात करूंगा मैं। मतलब नजर न दौड़ाने का मतलब मैं चाहता हूं कि तुम नजर दौड़ाओ, घर पे थोड़ा इसके साथ जूझना, आना, कल कल बात करेंगे, ठीक है। मैं आगे लेके चलता हूं आपको और कुछ और बताता हूं। तो सबसे पहले मुझे आपको एक चीज ये समझाना है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, ये सिर्फ दो वेरिएबल के लिए वैलिड नहीं है। अगर मान लिया मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास तीन वेरिएबल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और मान लिया मैं कहूं ये 12 के बराबर है, और मैं तुमसे पूछूं कि मुझे एक्स इंटू वाई इंटू जेड की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो सेम कहानी है। आप एक्स वाई जेड को बराबर कर लो, बस बराबर करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4 क्यूब 64। ठीक है, अब यहां आ जाओ इस सवाल में, 117वां सवाल देख लो। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 24 के बराबर है, तो हमें बताना है ए प्लस 3 इंटू बी प्लस 5 इंटू सी प्लस 4 की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे कि ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है तीन संख्याओं का, है कि नहीं है? यस। अगर मैं ए प्लस 3 को पी मान लूं, बी प्लस 5 को क्यू मान लूं और सी प्लस 4 को आर मान लूं, तो मुझे पी इंटू क्यू इंटू आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। अब मैं इसको पी, इसको क्यू, इसको आर मान के रिप्लेस करूंगा। ए की वैल्यू को मैं लिखूंगा पी माइनस 3, यहां मैं लिखूंगा पी माइनस 3 प्लस बी की वैल्यू को मैं लिखूंगा क्यू माइनस 5, आर की वैल्यू को सी प्लस 4 को आर माना है मैंने, तो सी की वैल्यू को मैं लिखूंगा आर माइनस 4, और ये वैल्यू 24 के बराबर है। यहां से मुझे मिलेगा पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 5 3 8 4 12 36। अब आपका सवाल सिंपल हो गया कि मुझे पी इंटू क्यू इंटू आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे पी प्लस क्यू प्लस आर 36 दिया है, तो मैं कहूंगा कि इंडिविजुअली ये 12 के बराबर होनी चाहिए, 12 12 12 है ना, इक्वल हो जानी चाहिए। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया? बी। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में पी क्यू आर सोचेंगे हम बिल्कुल, बल्कि ऐसे सोचेंगे कि मैं यहाँ पर ए की जगह ए प्लस 3 लिखूंगा, 3 जोड़ा मैंने, मैं बी की जगह बी प्लस 5 लिखूंगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट में वैल्यूज है वो चाहिए मुझे। मैं यहाँ पर सी प्लस 4 लिखूंगा। तो आपको क्या, अगर आपने ऐसा लिखा तो 4 5 9 3 12 जोड़ा, तो 12 इधर भी जोड़ दो ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, 36 बन गया। अब मुझे ये तीनों एज ए प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे इन तीनों की वैल्यू चाहिए। ये तीनों अगर बराबर हो जाए 12 12 12, तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। आज कोई भी दिक्कत है तो आप पी क्यू आर मान के कर लो शुरू में। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि x इंटू वाई मुझे 25 दिया है, मुझे मिनिमम वैल्यू x प्लस वाई की बतानी है। राइट, क्या दिया है मुझे? x इंटू वाई 25 के बराबर दिया है, मुझे x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू बतानी है, क्या होगी? बताइए क्या होगी? कितने लोग कह रहे हैं 10 होगी? डायरेक्ट एबीसी में 8 8 नहीं ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, फिर गलत हो जाएगा, आप कॉन्सेप्ट ही चेंज कर रहे हो ना। आप ए बी सी के प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए 8 8 लेते हो ना। ए इंटू बी इंटू सी मैक्सिमम होगा अगर 8 8 8 लोगे। वो ए इंटू बी इंटू सी नहीं है, वो ए प्लस 3 बी प्लस 5 सी प्लस 4 है। बताओ भाई, क्या क्या आंसर निकाल रहे हो तुम लोग इसका? मिनिमम वैल्यू कितनी आई? तो जो कुछ भी दिमाग तुम लगा रहे हो, तुम्हारा दिमाग को मैं धराशायी करने जा रहा हूं। और ये प्रूफ करेगा कि आप सोचते नहीं हो। -25 इंटू माइनस एक क्या बनेगा? 25, और एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू -26 आई। भाई मिनिमम में तो मैक्सिमम जाए, मिनिमम में नेगेटिव जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? यस, कौन रोक लेगा मुझे? बट मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने क्यों नहीं सोचा, ऑप्शन नहीं थे। सवाल ऑप्शन है या नहीं है उसकी बात नहीं है, सवाल क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। आपको बोलना चाहिए सर कि मिनिमम हो तो नेगेटिव पॉसिबल है, बट दिया नहीं हुआ है हमको। ओके, समझे कि नहीं? एक्चुअली में होता क्या, मैं आपको बता रहा हूं, जब ऐसे सवाल बनाए जाते हैं, एग्जामिनर जब ऐसे क्वेश्चन बनाता है, तो डिफॉल्ट जो उनका तरीका होता है वो ये होता है कि आपको एक्स और वाई पॉजिटिव लेना होता है, जो यहां पर लिखा नहीं गया है, जो कि यहां लिखा होना चाहिए। आपको जो सवाल मिलेगा एग्जाम में, उसमें एक्चुअल में ये दिया होगा कि एक्स 0 से बड़ा है और वाई भी 0 से बड़ा है। वी हैव टू टॉक अबाउट पॉजिटिव वैल्यू ओनली। एक कंडीशन दी होनी चाहिए। अब अगर ये कंडीशन दी होगी, तब हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, उसको बहुत गौर से देखिएगा।
x इंटू वाई मुझे 25 दिया हुआ है, तो मैंने कहा ये मैंने 25 ले लिया, इसको मैंने 1 ले लिया, और मैं x प्लस वाई निकालूंगा, तो आपको ये 25 प्लस 1 26 बनेगा, राइट। वैल्यू कितनी आई? 26। यू कीप ऑन डूइंग इट, आपको सबसे लोएस्ट वैल्यू मिलेगी जब ये दोनों 5 इंटू 5 होंगे और ये वैल्यू 10 के बराबर होगा। तो कॉन्सेप्ट जो है जिसके बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यही होगा कि एक्स वाई पॉजिटिव होंगे और एक्स इंटू वाई आपको गिवन होगा और एक्स प्लस वाई की आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। तो ये तब होगा जब एक्स बराबर वाई होगा। ये कॉन्सेप्ट है जब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। कॉन्सेप्ट इज डिपेंडेंट ऑन कि एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर दिस। अच्छा, पिछले सवाल में वापस आते हैं फिर से। यहां वो समस्या थी नहीं, उसका कारण ये था कि मैक्सिमम पूछा था तो हमें पॉजिटिव में ही रहना था, और अगर हमें पॉजिटिव में ही रहना था तो फिर दोनों वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे, तो वी वर रिस्ट्रिक्टेड इन द प्रीवियस केस, नॉट हियर। यहां अगर आप नहीं लिखोगे तो हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना, फिर तो हम नेगेटिव में जाके खेलेंगे। मिनिमम ढूंढना तो हम नेगेटिव जा सकते हैं। एंड देयरफॉर द कॉन्सेप्ट, जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा में, वो ये है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, क्योंकि हमें एक्स बराबर वाई वाली चीज को एम्फसाइज करना है यहाँ पर कि एक्स बराबर वाई पे पॉजिटिव में मिनिमम होता है। जैसे आपको अभी प्रोडक्ट मैक्सिमम कब मिला? जब एक्स बराबर वाई था। ऐसे ही सम हमारा मिनिमम होता है जब एक्स बराबर वाई होता है, अगर हमें प्रोडक्ट दिया हो तो। अगर मुझे प्रोडक्ट दिया हो, मुझे सम का मिनिमम वैल्यू देखना है, पॉजिटिव, एक्स 0 से बड़ा, वाई 0 से बड़ा, देन हम कहां जाएंगे? देन हम जाएंगे एक्स बराबर वाई पर, और वहां से हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 10। ओके। अगर इसी सवाल में नन ऑफ दीज होता तो वो मार्क करते, बिल्कुल ऑब्वियसली मार्क करते। अगर ऐसा ही दिया एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज दिया होगा तो लगाएंगे हम बिल्कुल, तो क्लेम कर देना उस सवाल पे, मिल जाएगा नंबर। अगर एसएससी को नहीं पता होगा तो बता देंगे कि देखो भाई ऐसा होता है, जान लो तुम भी। अब जैसे ये सवाल दिया है, इसमें कह रहा है कि आप इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो मुझे, क्या होगी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे। हाउ डू यू फिगर दिस आउट? तो आप कहोगे मुझे एक्स माइनस 7 प्लस वाई माइनस 15 प्लस जेड माइनस 15 की मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, यस और नो? तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 1000 आएगी या 30 आएगी? आप कहोगे 30 आएगी। अब गौर से देखना, ये तो कांस्टेंट है ना, 7, 15 और 15। तो मिनिमा बना कौन रहा होगा? क्योंकि यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिनिमम होंगे, वही मिनिमा बना रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं? 7, 15, 13 है, 13 कर लो इसको, ये 35 होगा। भाई मिनिमा मैक्सिमा कौन बनाता है? वेरिएबल्स बनाते हैं। ये 7, 15, 13 थोड़ा ना मिनिमम बना रहे हैं बेचारे, ये तो कांस्टेंट है, तो उनको हम अलग कर सकते हैं। हम कहेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू माइनस 35 30 के बराबर है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस, और ये सम है इसलिए बोल रहे हैं, प्रोडक्ट में ये बात नहीं बोल सकते हो आप। प्रोडक्ट इज ए डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, वो अलग खेल है, राइट। सम इज मिनिमम, तो चाहे एक्स माइनस 7 वाई माइनस 15 और जेड माइनस 13 को आप मिनिमम बोलो, या बोलोगे ये मिनिमम तभी करोगा जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिनिमम हो मेरा, इट्स अ सम। 173 देखिए क्या कह रहा है आपसे कि अगर हमारा x एक रियल नंबर है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इस एक्सप्रेशन की। -10 -10 10 नहीं हो सकता। कहां -10 ले रहे हो आप? किसकी वैल्यू? किसमें? अच्छा, आप एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो क्या? देखिए उस तरह से अगर हम जाएंगे ना स्मृति जी, तो हम बहुत बड़ा निगेटिव क्रिएट करेंगे फिर, राइट। समझना इस चीज को, तो सवाल की जो लिमिटेशन है मैं आपको समझा रहा हूं। आप करो -10 इंटू 10 भी तो हमारा 1000 बन जाएगा, और उसके से मिनिमम वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो उसमें आप -10 भी क्यों ले रहे हो, राइट। उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से कैंसिल कराना है ना, तो हम ऐसा भी ले सकते हैं कि एक वैल्यू को -10,000 लें और एक वैल्यू को हम +10,000 लें और एक वैल्यू को हम लें -1000। क्लियर? तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ऐसे मत लिखो, रुको। लेट से मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल, और 3 चीजों का मैंने प्रोडक्ट लिखा है और मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है कि मिनिमम वैल्यू मेरी क्या होगी। स्मृति जी का क्वेश्चन जो है वैलिड है। उन्होंने कहा कि चूंकि साइन नहीं दिया गया है, तो साइन में हम इसको -10, इसको -10 और इसको 10 कंसीडर कर लेते हैं। 1000 बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि दिस वैल्यू बिकम इक्वल टू 1000। अब इस केस में अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हमारा क्या बनेगा? लेट्स अगर इसको हमने -10 लिया, तो आप कहोगे एक्स की वैल्यू हमें आएगी -3, राइट, क्योंकि 10 10 -10 और -10 अगर आपने लिया है तो 1000 तो बना। एक्स की वैल्यू -3 आई, क्योंकि -7 है उधर जाएगा -3 बनेगा।
आप y की वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू 5 आएगी, आप z की वैल्यू निकालोगे तो 13 और 10 क्या हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपने ये वैल्यू ली तो आपकी ये वैल्यू आएगी -3, 5 और 23। अगर आपने इसको जोड़ा तो 5 - 3 2 गया, और 2 जाके ये 21 बन रहा है, 21 बन रहा है। अब इसमें हमें समझना क्या है कि क्या यही एक पॉसिबिलिटी है? जी नहीं, फिर आपकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी भी खुलेंगी, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। आप इसको -20 लीजिए, इसको आप -5 लीजिए, इसको आप 10 लीजिए। क्लियर? तो ये बात आपकी सही, आपका पॉइंट बुरा नहीं है, आपने सही सोचा है, दिशा आपकी ठीक है। यहां पर इस सवाल में भी इनको मेंशन करना पड़ेगा कि x - 7 0 से बड़ा है, y - 15 हमारा 0 से बड़ा है। इनको ये चीज लिखनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूं क्या कंडीशंस। x हमारा 7 से बड़ा है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो इसी के हिसाब से दिए गए हैं। x मेरा 7 से बड़ा होगा, y मेरा 15 से बड़ा होगा, और z मेरा 13 से बड़ा होगा, ताकि ये क्लियरली पता हो कि भाई ये वैल्यू मैं नेगेटिव नहीं ले सकता। ऑप्शन उसी हिसाब से दिए होंगे, ऑप्शन जो आपका है वो 65 उसी हिसाब से दिया होगा। तो आप जब इन पॉसिबिलिटीज को लेकर चलोगे तो एक तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी, और उसके हिसाब से आपको आंसर नहीं मिलने वाला। तो बेसिकली सवाल जब भी आएंगे, they will come with positive values only, and the question must define that x is more than 7, y is more than 15, z is more than 13। so वो मल्टीपल जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपकी एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज इसमें सवाल में लिखी नहीं हुई है, बट ये लिखी होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम मल्टी पॉसिबिलिटी गेम, और उसमें उस तरह का ऑप्शन आपको एग्जाम में दिया नहीं जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ कंडीशन ऐड करी, जहां रिक्वायर्ड थी वहां कंडीशन ऐड करी, यहां मैं भूल गया कंडीशन बताना। तो आपने सोचा है, बहुत अच्छा किया। ये कंडीशन इस सवाल में डालनी पड़ेगी हमें फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहां जाओ। x अगर रियल है तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, x + 2/2x² + 3x + 6। कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालें? पहले तो इस एक्सप्रेशन को बेटा करो सिंप्लीफाई। तो आप कहोगे x + 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, नीचे देखो कुछ फैक्टराइजेशन वगैरह पॉसिबल है क्या? 2x² + 3x + 6 जो मुझे दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट, इज देयर एनी फैक्टराइजेशन पॉसिबल इन द डिनोमिनेटर की x + 2 मेरा कटे शायद कुछ? क्योंकि अगर x + 2 कटेगा तो मेरे लिए रास्ता थोड़ा सा सरल होगा, नहीं कटेगा तो फिर मे बी इट इज गोइंग टू बी लिटिल चैलेंजिंग। कितने लोग कह रहे हैं नहीं कट रहा है? कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताओ, आपको मैक्सिमम निकालना है इस वैल्यू का, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे 2x² + 3x + 6 बटे x + 2 का मिनिमम निकालना है? ये सर नो भाई, इसका मैक्सिमम मतलब क्या, इसका उल्टा मिनिमम होगा, तो मैं उल्टा करके मिनिमम खोजता हूं। तो अब आप कहोगे कि यहां x + 2 लिखते हैं, और यहां मैं 2x² + 3x + 6 को ऐसे डिवाइड करूंगा, देखता हूं क्या मिलता है। मैं यहाँ 2 लिखूंगा, x लिखूंगा, तो ये बनेगा 2x² + 4x, घटाया मिला -x + 6। दिन में कहूंगा मैं माइनस एक बार जा सकता हूं क्या? तो यहां मिलेगा मुझे -x - 2, घटाएंगे तो मुझे मिलेगा 8। पता है आपको क्या मिला? आपको मिला 2x - 1 + 8/x + 2। ये एक्सप्रेशन आपको मिला। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कैन यू सी दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन कितने लोगों को दिख रहा है? हाँ जी, ऐसा क्यों करें यार? देखो, जब न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है ना, तो आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे मिनिमम मैक्सिमा जब तक मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन ना करूं। क्योंकि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो दो दिए हैं, मैं बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या है आपको, मैंने आर्ट ऑफ कैलकुलेशन पढ़ाया हुआ है। न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा? आपका न्यूमरेटर भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर भी वेरिएबल है, तो आप आइडियली चाहोगे तो ऐसा कि मैक्सिमम निकालना है तो न्यूमरेटर मैक्सिमम कर दूं, डिनोमिनेटर मिनिमम कर दूं, मैक्सिमम बनेगा। बट ये दोनों चीजें आपस में डिपेंडेंट हैं। अगर मेरे को कोई ऐसा एक्सप्रेशन तुम दे दो जिसमें न्यूमरेटर में x हो, डिनोमिनेटर में y हो, और बोलो कि बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैं न्यूमरेटर को सबसे बड़ा कर दूंगा और डिनोमिनेटर को सबसे छोटा कर दूंगा। न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू पकड़ूंगा, डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू पकड़ूंगा, और मैं कहूंगा लो ये मैक्सिमम है। लेकिन जब न्यूमरेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, क्या दोनों इंडिपेंडेंट है? जी नहीं, दोनों डिपेंडेंट है। तो जब न्यूमरेटर तुम मैक्सिमम करोगे तो डिनोमिनेटर उसमें मैक्सिमम मिनिमम होने की गारंटी नहीं है। तो यहां एक कॉम्प्लेक्स केस बन जाता है। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस को हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है। वी हैव टू सिंप्लीफाई टू ए लेवल जहां पर हम क्लियरली कुछ मैक्सिमा और मिनिमा देख पाए, ऐसी कोई संभावना हमारे सामने बनना शुरू हो जाए, वरना तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सवालों में। बताइए कैसे होगा सवाल? अभी भी इस सवाल का उत्तर सामने है नहीं, बस थोड़ा बहुत सोचो और देखो कि क्या हम इस सवाल का मैक्सिमा देख पा रहे हैं या मिनिमा देख रहे हैं। कैसे होगा आगे? पहले सोचने को बोला, आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग को दौड़ने दीजिए। मैंने डिवाइड किया, मैंने कहा चलो सीधा सीधा कुछ दिख नहीं रहा, उल्टा करके डिवाइड करके कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हाई पावर अगर ऊपर होगा तब तो आप डिवाइड कर पाओगे।
हाई पावर ऊपर होगा तो डिवाइड कर पाएंगे, तो मैंने हाई पावर को ऊपर कर दिया, उल्टा कर दिया कि मैंने कहा भैया इस एक्सप्रेशन का अगर आपको मैक्सिमा ढूंढना है उल्टा करके मिनिमा ढूंढते हैं, एक ही बात है। तो अब उसकी तलाश में तो मैं निकला, बट क्या मुझे कुछ सफलता मिली है इस प्रयास में या नहीं? सवाल अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है। कई सवाल बहुत मजेदार होते हैं, उनमें से ये सवाल है, सोचिए जरा। ए और डी आप कह रहे हो नहीं होगा, और ये बहुत गुड ऑब्जर्वेशन है कि ए और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप खुद दिमाग से सोचो तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए मेरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, और अगर मेरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बेटा देखो ये जो डिवीजन भी मैंने किया ना, इससे भी मुझे आंसर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भी न्यूमरेटर में एक्स है और डिनोमिनेटर में एक्स है, दोनों जगह एक्स मौजूद है, और अगर दोनों जगह एक्स मौजूद है देन मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इसको मैं ऐसे रिजॉल्व नहीं कर सकता हूं। अब इस सवाल को करने के लिए आपको पता है क्या चाहिए? कैलकुलस। और जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में कैलकुलस का यूज नहीं करना है, वो डी वाई बाई डी एक्स टाइप का एक एक्सप्रेशन होता है जो करके फिर देखना, आपको वो करना नहीं, तो हमें तो कोई तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, हाउ डू वी फिगर आउट कि व्हाट इज मैक्सिमा और मिनिमा। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट किए, दो ऑप्शन और बचे हैं। अब जरा फिगर आउट करते हैं। एक्स की वैल्यू को आप थोड़ी देर के लिए जीरो रखिए, और अगर आपने एक्स को जीरो रखा तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 1/3, मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस और नो? मुझे एक बात बताओ कि जो दो वैल्यू बची हैं आपके पास 1/13 और 1/3, इसमें 1/3 बड़ा है या नहीं है? यस, 100% बड़ा है 1/3, कोई शंका नहीं है। और मैंने अभी 1/3 को देख भी लिया, समझे कि नहीं? मैंने अभी 1/3 को देख लिया, तो क्या 1/13 मेरा उत्तर हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसका उत्तर अब 1/3 है। अब मैं आपको यहां आपकी लिमिटेशन बता रहा हूं, ये 1/3 इसलिए सही है क्योंकि 4 ऑप्शन में मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट किए, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग सी इज करेक्ट। दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन। इस बात को आप मेरी बात बहुत गौर से सुन के समझ लें कि देयर इज अ लिमिटेशन विद अस। हम यहां ये वेरीफाई नहीं कर सकते हैं थ्रू मेथड कि ये मिनिमा ये मैक्सिमा है या नहीं है, नो, बिकॉज हम dy बाई dx नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं लगा सकते, एसएससी का एग्जाम है, कैलकुलस सिलेबस में नहीं है। और ना ही कोई डायरेक्ट तरीके से, जैसे एक नॉर्मल अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हो तो यार चलो उसमें मैं देख लूंगा, अगर एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो मैं देख लूंगा उसको, और मैं उसको तो परफेक्ट स्क्वायर करके बता देता हूं कि यार इसका मिनिमा मैक्सिमा क्या होगा। लेकिन जब न्यूमरेटर में भी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी एक्स है, और दोनों डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स और एक्स दोनों जगह मौजूद है, देन आई कैन नॉट से कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमा एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमा आएगी। जैसे यहाँ एक्स की बराबर 0 पे मैक्सिमा आ रहा है, ये हमें ऑप्शन से पता चल रहा है, किसी मेथड से नहीं। 1/13 क्यों नहीं है? शीतल जी, मान लिया मैं बोलूं शीतल आप हैं और आपकी कोई फ्रेंड है गीता, और आप दोनों के पास, मुझे ये पता है कि दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है आपके पास, जो आपके पास लेट से आपकी जेब में एक स्लिप रखी है, उस स्लिप में एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, एक पे 1/3 है, एक पे 1/13 है, ये मेरे को कंफर्म है ऑप्शन से, दो ही ऑप्शन बचे हैं 1/3 1/13। तो मुझे ये पता है कि या तो 1/3 है या 1/13 है, राइट? दैट इज क्लियर और नॉट? अब मैंने आपकी जेब में एक पर्ची देख ली 1/3 की, मुझे ये पता है कि आप दोनों के पास जो वैल्यूज हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू या तो 1/3 है या 1/13 है, ये पता है मुझे। अब मान लिया मैंने आपके आपके पॉकेट में 1/3 की पर्ची देख ली, तो क्या 1/13 मैक्सिमम हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि 1/3 तो मैंने देख ही लिया, मुझे मैक्सिमम देखना है, मैंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1/3 देख ली, और जब मैंने देख ली तो 1/13 आंसर कैसे हो सकता है? मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अब जब मैं 1/3 देख चुका हूं तो 1/3 से छोटा तो मेरा मैक्सिमम नहीं हो सकता, बड़ा भले ही हो जाए, तो मुझे नहीं पता, बट ऑप्शन के हिसाब से बड़ा भी नहीं हो सकता है क्योंकि 1/3 ही मैक्सिमम वैल्यू है। दूसरा, कैसे सोचे कि x/0 पुट करना है? यार x/0 ही सबसे आसान वैल्यू रखने वाली होती है, तो ये हिट एंड ट्रायल ही है। आप x/99 तो नहीं रखोगे ना डार्क मैटर सर? अगर आपको x के एक्सप्रेशन दिए जाए और मैं आपसे बोलूं कि x की कोई वैल्यू अपनी मर्जी से रख लो, क्या रखोगे तुम? x/0 यही रखोगे ना? मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं इस सवाल को करने का मेथड नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मेथड है कैलकुलस dy बाई dx, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। तो इस सवाल को करने का मैं आपको सिर्फ तिकड़म बता सकता हूं, यूजिंग ऑप्शंस वी कैन सॉल्व इट। अब जब वैल्यू रखने की बारी आएगी
तो जब सवाल बनाया गया तो इतना ख्याल रखा गया है कि ये बच्चे कैलकुलस नहीं जानते हैं, ये डीवाई बाई डी एक्स से सवाल नहीं कराना है, हमें इनका कॉमन सेंस टेस्ट करना है कि ऑप्शन यूज करना जानते हैं कि नहीं। तो जब वैल्यू रखने की बारी आएगी ना, तो सर फर्स्ट वैल्यू दैट यू विल लाइक टू पुट इज एक्स बराबर 0, बिकॉज हमें अब डिफरेंशिएट करना है कि 1/13 और 1/3 में कौन सा है। तो मैं एक वैल्यू रख के देखूंगा एक्स बराबर 0 सबसे पहले कि इस पे कौन सी वैल्यू आई। जो वैल्यू आ गई, इससे कम मेरा मिनिमम नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपका आंसर 1/3 होना गारंटी थी, नहीं। हो सकता है कि मेरे को एक्स बराबर 0 रखने पे जो वैल्यू मिलती है उससे डिफरेंशिएशन नहीं होता, जो वैल्यू आती है उससे दोनों छोटे ऑप्शन होते, तो मैं एक्स बराबर 1 रखता। I have to do hit and trial only. There is no proper method of this question without using calculus. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आया कि नहीं? यस। हाँ जी, आगे बढ़ जाए। आपकी आपका आदेश हो तो मैं आगे बढ़ूं। तो ये कुछ सवाल है, मैं अगेन बोल रहा हूं, जहां पर आप कॉमन सेंस को टेस्ट किया जाना है। ठीक है, कि ये बच्चा कॉमन सेंस है इसके पास, नहीं है, ऑप्शन यूटिलाइज कर सकता है कि नहीं। तो जो वेल फ्रेम्ड क्वेश्चंस हैं जहां पर हमें आपसे कैलकुलस नहीं करवाना है, हमें आपका कॉमन सेंस टेस्ट करना है, बस दैट्स इट। 174वां सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अगर शून्य से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। एक होता है इक्वेशन, एक होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में इक्वेशन नहीं होती। जैसे मैंने आपको मान लिया, बोल दिया कि एक्स मेरा 4 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया? समझ रहे हो ना, एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी लेनी है। अगर मैंने आपको बोला, मान लिया कि एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक्स स्क्वायर अगर 4 से बड़ा होगा तो एक्स या तो 2 से बड़ा हो, या फिर एक्स मेरा -2 से छोटा हो। दोनों केस में एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा आ जाएगा, ये सब ना। एक चीज और देखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि -x मेरा 4 से बड़ा है, तो जब एक इनइक्वालिटी में मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लेस देन जो होता है ना, ये उल्टा हो जाता है साइन। इक्वेशन में कुछ नहीं होता है, क्योंकि इक्वेशन बराबर होता है, तो माइनस से दोनों साइड जब गुणा करते हो आप तो कोई बात नहीं। लेकिन इनइक्वालिटी में अगर मैंने माइनस से दोनों साइड गुणा किया, जैसे -x है, ये ऐसे भी समझ सकते थे कि मैं एक्स को उधर ले गया, एक्स उधर गया तो मुंह तो इधर ही रहेगा, तो ये -4 ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये भी ठीक है। या फिर आपको मैं माइनस से गुणा करूंगा तो ये माइनस से एक्स बनेगा, ये 4 -4 बनेगा, माइनस से गुणा करने पे ग्रेटर देन आपका लेस देन बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी सी बातें हैं इनइक्वालिटी के सिलसिले में जो आपको दी गई है। अब ये जो इनइक्वालिटी है बड़ी इंटरेस्टिंग इनइक्वालिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो देखते हैं इसको कैसे होगा। पहले तो इसको फैक्टराइज करो, सबसे पहला काम क्या होता है, आप इसको फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इनइक्वालिटी को आप इक्वालिटी इक्वल टू 0 मानो और फैक्टराइज करो सबसे पहले। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 0 करके x की दो वैल्यू निकालो, x बराबर 1, x बराबर 4। एक नंबर लाइन बनाओ जहां पर 1 लिखो और 4 लिखो, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं, इसको गौर से देखना। मैंने 3 जोन बनाए, 1 2 3। अब इस जोन को समझना बहुत गौर से। मैं कहूंगा मेरे x की वैल्यू मान लेते हैं 4 से बड़ी है। अब इसको फिर से वापस देखो आप, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इसकी वैल्यू आई। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे x की वैल्यू 4 से बड़ी है, इधर ये जोन जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो 4 से बड़ी होने पे ये ब्रैकेट पॉजिटिव होगा। क्या ये ब्रैकेट पॉजिटिव होगा? यस, दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव का गुणा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां प्लस लिखो। अब जब आप यहां कूद के आओगे तो ये जोन क्या है, x 1 से 4 के बीच में। जब आपने 4 को कूदा तो x माइनस 4 का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 4 के पहले आते ही x माइनस 4 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव हुआ और ये अभी भी पॉजिटिव है, ये साइन तब बदलेगा जब तुम 1 को कूदोगे। तो ये मेरा नेगेटिव हो गया और ये अभी भी मेरा पॉजिटिव है 1 से 4 के बीच में। तो इस जोन में एक पॉजिटिव संख्या को आप एक नेगेटिव संख्या से गुणा करेंगे, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। यहां जब आओगे तो x माइनस 1, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू लोगे आप, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये ब्रैकेट भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि जब x मेरा माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक है या 1 से छोटा है तो मेरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। जब x मेरा 1 से 4 के बीच में है तो मेरा एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव है। जब x मेरा 4 से बड़ा है तो मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। सवाल क्या पूछ रहे हैं कि ये पॉजिटिव कब कब होगा, ये पॉजिटिव कब कब होगा। तो पॉजिटिव कब कब है जरा बताओ आप कहोगे ये वैल्यू पॉजिटिव मेरा है जब x हमारा 1 से छोटा हो
या फिर एक्स मेरा 4 से बड़ा हो, इन दोनों केसेस में पॉजिटिव है। तो देखो, अब इन्होंने जो ऑप्शन दिया है इसमें इन्होंने दोनों वैल्यू को इंक्लूड किया ही नहीं है, राइट। एक्स 4 से बड़ा या बराबर नहीं चलेगा, 4 से बड़ा, 1 से छोटा, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको एक करेक्शन मानना पड़ेगा सवाल में, इसको लेस देन 0 बनाओ, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 लिखोगे तो इनका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, जो ऑप्शन दिए हैं उसमें कुछ सही नहीं होगा। इसको आप लेस देन 0 बना लो। इसको जब आप लेस देन 0 बनाओगे तो अगर मुझे ये लेस देन 0 देखना है, यानी नेगेटिव देखना है, तो मेरा आंसर हो जाएगा कि एक्स मेरा 1 से 4 के बीच में हो, एंड देन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनइक्वालिटीज को इस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब भी मुझे एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी जाए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को आप ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट करके, वो जो रूट वाले पॉइंट्स हैं उनको जब आप क्रॉस करोगे, क्रॉस ओवर करोगे, तो ब्रैकेट का साइन आपको चेक करना है बदला या नहीं बदला। ब्रैकेट का साइन भी कब बदलेगा, जब पावर में 1 हो, 3 हो। अगर ये x-4 का होल स्क्वायर होता तो इसको जंप करने पे हमारा साइन नहीं बदलता, सेम रहता। इस ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं होता, लेकिन चूंकि पावर में ऑड है, x-4 की पावर 1 है, सो इट विल नॉट चेंज, इट विल चेंज। अगर आप 4 से बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव, 4 से छोटा रखोगे तो नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, मेक सेंस टू एवरीवन। तो ये ज्यादा सवाल मत करना, क्योंकि इनइक्वालिटी पे जो सवाल है वो आने की संभावना अगेन 1% ही है, ठीक है। बट इसका लॉजिक क्लियर रखो, जब सवाल आएगा तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा आपके लिए, मुश्किल सवाल नहीं आएगा, सिंपल से ऐसे सवाल जैसे दिया ऐसे ही आ जाएगा। तो कम से कम इस एक सवाल को तमीज से समझ लो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि इनइक्वालिटी किस तरीके से काम करती है, ठीक है या नहीं। चलो एक सवाल का उत्तर दो सभी लोग। एक्स की वैल्यू मैंने बोला x² की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4 है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स लेस देन 1 में प्लस आएगा, प्लस में आएगा, तो मैंने क्या लिखा है, प्लस ही लिखा है। 1 से छोटा होगा तो x-1 भी नेगेटिव हो गया, x-4 भी नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होता है। आपने जो लिखा है और जो ऑप्शन में लिखा है वो अलग है, अलग नहीं है। मैंने क्वेश्चन को बदला ना इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कोई आंसर सही नहीं था, तो मैंने बोला कि हम लेस देन 0 खोजेंगे। x² - 5x + 4 लेस देन 0 कब होगा, जब 1 से 4 के बीच में होगा, ठीक है। x² अगर 4 से छोटा या बराबर है तो x की वैल्यू किस रेंज में होगी, बता सकते हो मुझे। x लेस देन 1 पर नंबर लाइन में पॉजिटिव आ रहा है, क्या बात कर रहे हो यार हर्ष, घर जाके इसको ठीक से देखना। मैंने क्लैरिफाई कर दिया आपको, आपका नंबर लाइन में पॉजिटिव कैसे आ गया, कहां से पॉजिटिव आ गया। हाँ, ये तो पॉजिटिव आएगा ही भैया, दो माइनस का प्रोडक्ट। हम यहां जो वैल्यू लिख रहे हैं बेटा, वो क्या लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, इस प्रोडक्ट की वैल्यू लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख रहे हैं। तुम सिर्फ फोकस्ड हो कि x-1 का क्या होगा। यहां क्या लिखा हुआ है, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, ये मैं एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख रहा हूं कि पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा। x² अगर 4 से छोटा या बराबर होगा तो हमारी x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होती है, एंड इक्वल का साइन है क्योंकि यहां भी इक्वल का साइन है। अगर मैं लिखूं x² मेरा 9 से छोटा है, x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में होगा। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लो। और मैंने आपके सामने एक चीज लिखा था कि x² अगर 4 से बड़ा हो तो हम क्या लिखते हैं, x 2 से बड़ा होगा या फिर x -2 से छोटा होगा। दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, इसको समझना आवश्यक है, ठीक है बस। और वो जो नंबर लाइन मैंने पढ़ाया आपको कि एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है वो कैसे देखना है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के साइन इंपॉर्टेंट है। जब दोनों प्लस प्लस तो प्लस, जब एक प्लस एक माइनस तो प्रोडक्ट माइनस, जब दोनों माइनस तो प्रोडक्ट प्लस। तो ये जो वैल्यू मैंने बीच में लिखी है ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है, ना कि सिर्फ एक ब्रैकेट की वैल्यू, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब जो पूछेगा उसके हिसाब से बता दो, ठीक है। 175वां सवाल देखिए, पहले ये कर लो। 76, x + 1/x की मिनिमम वैल्यू बताओ, x 0 से बड़ा है 2 होगा, क्योंकि x + 1/x की वैल्यू क्या होती है, मोर देन 2 और इक्वल टू 2, 0 से बड़ा होता है तो 2 हो गया यहाँ पर। 117वां सवाल देखिए, 1/2x² + 10x + 16 की वैल्यू बतानी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब ये बता सकते हो आप, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सिर्फ डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। कहां दिया है, सिर्फ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं दिया हुआ। तो भैया अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 1/डिनोमिनेटर की, तो मुझे डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू चाहिए, बस खत्म बात। अगर डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए तो ऊपर मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू तुम निकाल सकते हो कि नहीं, यस। कैसे निकाल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना के निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। यार देखो 1 से 4 कहां, ऑप्शन गलत लिखा है क्या उसका,
अच्छा ये लिखा हुआ, ये बोल रहे थे क्या तुम, ये 1 से 4 होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। वो ऐसा जो इन्होंने लिखा ना कि x 4 से बड़ा और 1 से छोटा, ये ऐसे रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाता है। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाता। इसका मतलब होता है 4 से 1 के बीच में है x। है मतलब ये भी वही, बड़ी गलत नोटेशन है। यहाँ लोअर वैल्यू होती है, हायर वैल्यू होती है। ये गलत नोटेशन है, दिस नॉट राइट नोटेशन। तो आप ये मत सोचना कि हम ग्रेटर देन 0 लेके सी लगा सकते हैं, तब भी नहीं लगा सकते थे। ये गलत नोटेशन है। जब आप ऐसे लिखते हो 4 से 1, तो इसका मतलब ये होता है कि x a से b के बीच में है। ये लोअर या हायर होता है। ओके, समझ आया? तो इट शुड बी रिटन लाइक दिस, सी ऑप्शन। एनीवे, कहाँ थे? यहाँ थे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें इसके रेसिप्रोकल की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। जरा निकालो इसकी मिनिमम वैल्यू। आप कहोगे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, अब देखो अगर यहाँ 5x है तो मुझे यहाँ 25/4 लिख देना चाहिए, क्योंकि ये 5/2 का स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 2 × 1 × 5/2। तो 25/4 अगर आपने जोड़ा इंटू 2, 25/2, तो 25/2 माइनस करना पड़ेगा, +16। तो अब आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 2 × x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। और 16×2 = 32 हो गया, तो ये 7/2 हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको शून्य कर दूंगा। इसकी मिनिमम वैल्यू 7/2 आएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू अगर 7/2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 2/7 होगी। तो इसका आंसर आ गया 2/7। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन गेट आंसर नंबर ए। ऑलराइट, अलजेब्रा भी खत्म नहीं हुआ, एक क्लास कल और लगेगी। ठीक है, देयर विल बी वन मोर क्लास दैट विल डू। तो अलजेब्रा होगा। बाकी एपी जीपी एचपी जो टॉपिक है ना, ये हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज को हम अलग से पढ़ेंगे, राइट। सो अभी हम इसमें 23 सवाल और करेंगे। 200 सवाल होंगे अलजेब्रा में। तो देयर विल बी 23 मोर क्वेश्चन दैट विल डू टुमारो, राइट। तो माइट बी वी एंड अप अलजेब्रा टुमारो, इट्स पॉसिबल। 23 सवाल हैं। और आपको के साथ 23 सवाल कौन से हैं, तो अभी क्लास के बाद उसकी शीट अपडेटेड आपको मिल जाएगी। 23 सवाल और हैं। और अभी मैंने ये सवाल नहीं कराया है 175वां, क्योंकि ये सवाल कुछ ज्यादा ही अच्छा सवाल है। इसके लिए चाहिए मुझे समय। मतलब ये आपको पूरी शीट का सबसे लाजवाब सवाल मिलेगा अभी। तो इसको हम करेंगे कल। 175वां सवाल कल करेंगे। क्लास के बाद आपको अगले 15 मिनट में एक शीट मिल जाएगी जिसमें 23 सवाल और होंगे, 200 सवाल होंगे। वो हम करेंगे कल, ठीक है, टुमारो। और बताइए, अब आप सभी लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। ओके, क्रिसमस है आज। मैं गया था अभी बेटी को लेकर अपने मॉल घुमाने गया था, तो वहाँ क्रिसमस ट्री वगैरह दिख जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। बहुत भीड़ थी, मतलब हम तो लौट आए तुरंत ही 15 मिनट में। भीड़ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं यूजुअली इफ आई हैव टू गो, कभी जिंदगी में शॉपिंग करनी भी अगर होती है, वैसे मेरा मन नहीं करता कभी, कभी जाना भी होता तो आई ट्राई टू गो ऑन वीकडेज। वीकेंड में बहुत भीड़ होती है। आज इतनी भीड़ थी, मैं आपको बता नहीं सकता। वी केम बैक इन 15 मिनट्स। वो पेड़ के सामने खड़े होकर फोटो ले ली हमने और आ गए वापस। ठीक है। सो मानसी जी को किताब मिल गई, आज मुझे भी बुक मिल गई। बहुत बुक अच्छा है और इमेज की पहली बुक है। थैंक यू सो मच मानसी फॉर ट्रस्टिंग द बुक। अच्छे से इसकी तैयारी करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और भी किसी को बुक मिली है? गोविंद जी को भी किताब मिल गई है। गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आई लव द बुक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इससे बड़ा प्लेजर कुछ नहीं हो सकता है कि मतलब ये बुक आपके हाथ में है, और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आकाश जी, आपको भी किताब मिल गई है। बढ़िया बुक है। चलिए, धन्यवाद आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो लग रहा है दवाइयों के ऊपर रख के तुमने फोटो खींच दी है। मेडिकल स्टोर है क्या आपका? ठीक है, ओके। गोविंद जी, आपने 2 किताब खरीद ली है क्या? आपका दूसरा मैसेज भी है कि फाइनली आज बुक मिल गई। आई लव दिस बुक। 2 किताब तो नहीं खरीदी है ना आपने? एक ही खरीदना था। ठीक है, हाँ जी, ओके। सो 1 मिनट रखिए, प्रद्युमन जी का डाउट है, देखते हैं क्या है। Please explain why do we have to equate two equations? It is just because of one common root. What if said both roots are same for both equations? आप मुझे बताइए, 2 इक्वेशंस के दोनों रूट कब सेम होंगे? जब दोनों इक्वेशन ही सेम हो। और तब तुम अगर घटाओगे तो सब शून्य हो जाएगा, कुछ निकलेगा नहीं।
दो क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दोनों रूट तभी बराबर हो सकते हैं व्हेन बोथ इक्वेशंस आर सेम, राइट? यस और नो? जब तक दोनों इक्वेशन सेम नहीं होंगे, दोनों रूट्स कैसे बराबर हो जाएंगे? तो तब घटाओगे तो सब तो मामला ही जीरो हो जाएगा। देयर विल बी नो क्वेश्चन, राइट? सब कुछ जीरो हो जाना चाहिए। यहां क्या है कि वो कह रहा है एक रूट कॉमन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन रूट? कॉमन रूट का सिंपल सा मतलब यह है कि एक एक्स की ऐसी वैल्यू है जिसपे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी शून्य के बराबर हो रही है। दोनों इक्वेशन अलग अलग शून्य हो जा रही है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, राइट? तो आप टी मत भी लिखो तो चलेगा, टी बाद में लिख सकते हो। मैंने यहां बोला कि वो वैल्यू क्या है, एक्स बराबर माइनस टी है, क्योंकि कह रहा है एक्स प्लस टी दोनों का फैक्टर है, तो यानी एक्स बराबर माइनस टी वो वैल्यू है जिसपे दोनों इक्वेशन जीरो होंगी, यानी ये दोनों इक्वेशन का रूट है। जब हम एक्स बराबर माइनस टी दोनों में रख देंगे तो दोनों इक्वेशन क्या बन गई, जो भी दी है आपकी यहाँ पर, टी स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी, टी स्क्वायर माइनस सी टी प्लस डी बराबर जीरो। अब ये मेरे पास एक तरह से दो इक्वेशन है और मुझे वो टी वाली वैल्यू निकाल लेनी है। तो अब सवाल क्या हो गया, ये दो इक्वेशन है मेरे पास और मुझे टी की वैल्यू निकाल लेनी है, निकाल लो, ठीक है, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस। अरिथमेटिक के क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बेटा प्रैक्टिस करो यार, सब हो जाएगा, परेशान ना हो, खूब प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो उतना करो, हो जाएगा। चलिए, अब कल मुलाकात होगी शाम को 6 बजे, ठीक है? तो अलजेब्रा को कल कोशिश करेंगे कि कल अलजेब्रा को खत्म कर दें। मुझे पता है कि तुम लोग पक गए हो, मैं तो नहीं पकता हूँ, बिकॉज आई लव सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट? सो मेरे लिए इट्स नॉट कितने दिन हो गए, मैं रोज बैठ के अलजेब्रा लगा सकता हूँ, मुझे मजा आता है सवाल लगाने में, मेरे लिए सवाल लगाना फन है। तो इफ आई हैव ए क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट? बस वही मेरी जिंदगी हो जाती है। तो जैसे कल मैं ये सवाल लगाऊंगा, मैं मतलब आई एम सो हैप्पी, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, मतलब पूछो नहीं ठीक है, हाथ पैर मारना तुम इस सवाल पे चाहो तो I just look at a question and I want to solve it, and that's why I became a teacher. Okay, because I wanted to solve question throughout life. That's it. मुझे मजा आता था मैथ्स को सवाल लगाने में, तो मैंने कहा सवाल लगाने वाला कोई प्रोफेशन हो सकता है क्या? टीचर, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट? तो टीचर बन गया मैं। सोचो, सवाल लगाने का मुझे पैसा मिलता है, यस 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 ठीक है। हमारा माइंड भी आप जैसा हो जाए मैथ्स में, हो जाएगा, प्रैक्टिस की जरूरत है, बट आपको उतना जरूरत ही नहीं है, आप नौकरी लो, मौज करो, क्या जरूरत है इतना दिमाग लेके? रिक्वायर्ड ही नहीं है ना आपको, आप तो एग्जाम निकालो, जॉब लो, मस्ती करो, विदेश घूमो, एमईए में जाओ या इंस्पेक्टर बनो, आपको क्या करना है गणित की, वहां कौन सी ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। until you find fun in solving maths, right? I find fun in solving maths. I find fun in teaching maths because I get to solve questions. ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज ये तो मीन्स है केवल आपके लिए, करो और मौज करो। एमईए नहीं सर, इराक या अफगानिस्तान ना भेज दे, आपको पता नहीं है, लोग जाना चाहते हैं वहां पर, ठीक है? वन ऑफ माई फ्रेंड वांटेड टू गो टू, उसने बोला कि आई एम गोइंग टू अफगानिस्तान। मैं कहा पागल हो गए हो क्या? उसने बोला अरे यहाँ लाइन लगी है अफगानिस्तान जाने के लिए लोगों की। बिकॉज दो पोस्टिंग्स में क्या होता है कि 1.5 साल की पोस्टिंग को 3 माना जाता है, पहली बात तो। ऐसे जो स्टेशन होते हैं, रिस्की स्टेशन, और एंड पैसा भी ज्यादा मिलता है, यू गेट मोर मनी ओवर देयर। और एम्बेसी वैसी भी कुछ होता नहीं है, किसी भी देश में जाओगे आपको इतनी सुरक्षा दी जाती है कि आपको कुछ नहीं होगा। तो ही वांटेड टू गो, मैंने कहा पागल हो गए क्या कर रहे हो यार तुम? उसने बोला यहाँ लाइन लगी है ऐसे स्टेशन पे जाने के लिए लोगों की ठीक है, और अपनी मर्जी से नहीं भेजते हैं वो लोग, आपको चॉइस भरनी होती है कि कहाँ जाना है आपको। दे डोंट सेंड यू लाइक, वहां बहुत लोग होते हैं उनके पास जाने के लिए। तो ऐसा नहीं होता कि वो कहेंगे कि हाँ चलो हम इसको पकड़ा और हर्ष को भेज देते हैं चलो अफगानिस्तान, ऐसा नहीं होता है। आपको चॉइस भरनी होती है, वहां आती है कि भाई फॉरेन में वैकेंसी है, कौन कौन जाना चाहता है, भरो, ठीक है, ऐसा होता है। तो तुमको कहीं यूरोप जाना है तो यूरोप का भरो, अगर लेट्स से किसी और को प्रायोरिटी नहीं मिली तुमको मिल जाएगी, लाइक दैट, ऐसा होता है। यूरोप वगैरह में पैसा कम बचता है लोगों का। अल्टीमेटली व्हाई डू यू वांट टू गो टू फॉरेन पोस्टिंग इज टू सेव मनी, राइट? एवरीबॉडी वांट टू सेव मनी। तो वहां पैसा 3 लाख रुपए मिलता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो आप ऐसे स्टेशन पे अगर जाते हो जहां पर खर्चा कम है, देन यू सेव लॉट ऑफ मनी। यूरोप वगैरह में खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो यूजुअली बैचलर्स जाते हैं, ऐसा नहीं है, उनके पास ज्यादा खर्चे नहीं होते। और जो फैमिली होती है लोगों की तो दे अवॉइड, वो चाहते हैं ऐसी जगह जाए जहाँ पैसा बचे, ठीक है? एनीवे, कल मिलते हैं शाम को, बाय। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।